ये साल था 1877 और जगह थी मद्रास। सिर्फ मद्रास नहीं बल्कि मद्रास से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक हर जगह अकाल पड़ा था। खेतों में फसलें नहीं हुई थी, खाने पीने को कुछ भी नहीं था। लोग हड्डियों का ढांचा बन गए थे। सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी। लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए थे। परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए जमीनों को कौड़ियों के दाम बेच रहे थे। हर सुबह करोड़ों आंखें इस उम्मीद में खुलती थी कि आज कहीं कोई अनाज का दाना दिख जाए, पर वो उम्मीद हर शाम को दम तोड़ देती थी। अब ये एक इमेज है। ठीक इसी टाइम पर मुंबई से करीब 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक तमाशा चल रहा था। हजारों दिए, चांदी के बर्तन और उनमें पकवान, यूरोप की महंगी महंगी शराबें और अनलिमिटेड खाना बांटा जा रहा था। करीब 10 लाख रुपए उस दौर में खर्च हुए इस पूरे फंक्शन में। इस तमाशे को इतिहास में दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। आयरनी यह है कि इसी दरबार के समय ब्रिटिश सरकार ने वेस्टर्न इंडिया में आए अकाल को पूरे भारत का मुद्दा मानने की बजाय रीजनल प्रॉब्लम कहकर टाल दिया। उस टाइम पर एक शख्स ने इस अकाल के बारे में मानना था कि अकाल ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक आपदा है और सरकार की जिम्मेदारी बहुत लिमिटेड है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। दोस्तों, ये बस एक किस्सा भर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि किस कदर भारत के लोगों को जानवर से भी ज्यादा बदतर समझा गया और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी और इनके हेड को कहा जाता था गवर्नर जनरल। इनके बारे में मैं ये वाला वीडियो बना चुका हूं। आप लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं और उनकी ब्रुटैलिटी को भी जान सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन और उसका एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन क्या भारत की सिचुएशन ठीक हो गई थी? जवाब है नहीं। सिर्फ स्ट्रक्चर बदल गया था, यानी कि गंगाधर ही बाद में शक्तिमान बन गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1857 के बाद जब वायसरायों ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने देश के लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं आपको इन 5 वायसरायों की क्रूरता भरे कामों से आपको रूबरू कराऊंगा। इनमें से एक वायसराय ने अकाल को हथियार बनाया और लाखों लोगों को भूख से मार डाला। आपको पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे वायसराय ने देश में विभाजन का जहर बोया था। ये 5 नाम क्रूरता, अहंकार और इनह्यूमैनिटी का सिंबल बन गए, जिनकी पॉलिसीज ने भारत को इकोनॉमिक रूप से पंगु बना दिया और जो हमारी सोसाइटी का ताना बाना है उसको तार तार कर दिया। आज मैं आपको ऐसे ही 5 सबसे क्रूर कारनामे करने वाले वायसरायों से मिलाने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला गया और आ गया ब्रिटिश राज, मतलब कि शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। 1858 में भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत का एडमिनिस्ट्रेशन एक नई पोस्ट यानी कि वायसराय को दे दी गई। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि, यानी वायसराय कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश सम्राट का चेहरा था। इसके पास इंडिया में काम करने के लिए सुप्रीम पावर होती थी। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1858 में भारत के वायसराय बने। इसके बाद से लेकर 1947 तक भारत की आज़ादी तक कुल 38 वायसराय हुए और हम इन्हीं में से 5 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, वायसराय को बहुत बड़े बड़े वादों और जस्टिस के साथ लोगों के सामने रखा गया था, लेकिन जल्दी ही इनके पीछे की सच्चाई सबके सामने आ गई। जो काम गवर्नर जनरल कर रहे थे उसे और भी क्रूरता के साथ लागू किया वायसराय ने। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये सब पता चलता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, जो 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे। इन 4 सालों के अंदर इनके शासनकाल में 50 से 60 लाख लोग मारे गए। कुछ लोग तो ये मौतें 1 करोड़ तक बताते हैं। कई लोग इसी वजह से उन्हें भारत के एक दमनकारी वायसराय के रूप में देखते हैं। लिटन के टाइम पीरियड में ही 1876 से 1878 का ग्रेट फमीन या अकाल पड़ा था। मद्रास, बॉम्बे, मैसूर और सेंट्रल प्रोविंस भयंकर सूखे से जूझ रहे थे। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन ये मौतें नेचुरल नहीं थी। असल में लिटन का मानना था कि अकाल राहत पर ज्यादा पैसे खर्च करना ब्रिटेन के फायदों के खिलाफ है।
वो मानते थे कि बाजार की ताकतों यानी कि डिमांड और सप्लाई में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। यानी कि अगर डिमांड बढ़ने से अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं तो उन्हें बढ़ने देना चाहिए, सप्लाई चेन वगैरह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उनकी इस थिंकिंग के बीच में एक और काम हो रहा था जिसने लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। जब भारत में लोग भूखे मर रहे थे उसी दौरान लाखों टन अनाज इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इंग्लिश रिकॉर्ड बताते हैं कि 1877 में ही भारत से 60 लाख टन अनाज ब्रिटेन भेजा गया। यानी जनता एक तरफ भूख से मर रही थी, लेकिन भारत का अनाज यूरोप को पेट भरने में लगाया जा रहा था। यही नहीं, 1877 में दिल्ली दरबार भी लगाया गया, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। लिटन ने अकाल के दौरान राहत के कामों में जानबूझकर ढिलाई की। इतिहासकार माइक डेविस अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में लिखते हैं कि ये अकाल सिर्फ और सिर्फ सूखे की वजह से नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश मेड फैमिन था। गेहूं के भंडार देश में मौजूद थे, पर लिटन ने उन्हें भूखे भारतीयों को देने की बजाय प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपोर्ट करना जारी रखा। इस तरह अगर देखा जाए तो एक सोचा समझा जेनोसाइड था, और फिर कोशिश ये की गई कि लोगों को ये खबर ना पहुंचे। दोस्तों, लिटन ने भारत की आवाज़ को दबाने के लिए भी कई क्रूर कदम उठाए। 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस एक्ट का मकसद ये था कि लोकल अखबारों की आज़ादी को पूरी तरह से छीन लिया जाए। इससे होता ये कि अकाल की बात दुनिया को पता ना चलती। उस दौरान जिसने भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया उस पर केस चलाया गया और उसकी प्रेस को जब्त कर लिया गया। लेकिन इतने पर ही लिटन नहीं रुके। इसी साल इन्होंने आर्म्स एक्ट भी पारित किया। इस एक्ट के हिसाब से इंडियंस के पास बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक क्राइम था, जबकि अंग्रेजों को इसके पूरी छूट थी। ये एक तरह से भेदभाव तो था ही साथ इंडियंस को पूरी तरह से निहत्था और मजबूर बनाने की साजिश थी। इस तरह लिटन वो वायसराय थे जिन्होंने अपने फैसलों से यह साबित कर दिया था कि इंडिया के लोगों के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। और ये बात कहीं से गलत भी नहीं साबित होने वाली थी, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था। अभी भारत को बांटने और तोड़ने का डार्क चैप्टर शुरू होने वाला था। 1899 में भारत के वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड कर्जन। ये वो वायसराय थे जिन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो का जहर सबसे भयानक लेवल पर बोया था। 1905 तक ये वायसराय रहे। इन्हें बहुत ही अहंकारी माना जाता है। कहते हैं कि लिटन से भी एक लेवल ज़्यादा क्रूर थे लॉर्ड कर्जन। अगर लिटन ने भारत को भुखमरी से मारा तो कर्जन ने भारत की एकता में जहर घोल दिया। इन्होंने भारतीयों को लगातार नीचे दिखाया और उन्हें दूसरे दर्जे का सिटीजन समझा। कर्जन का मानना था कि भारत को हमेशा ब्रिटिश शासन के अंडर ही रहना चाहिए और भारतीय राष्ट्रवाद बस एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हीं कर्जन की देन थी बंगाल का पार्टीशन, जो कि 1905 में हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने के लिए इन्होंने ये विभाजन कर दिया। कर्जन ने दावा किया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसे एक साथ हम रूल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बंगाल को डिवाइड ऐसे किया जिससे कि एक हिस्सा बन गया ईस्टर्न बंगाल, यहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, वहीं दूसरा हिस्सा था वेस्टर्न बंगाल, जहाँ पर हिंदू आबादी थी। इस तरह इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को खड़ा किया ताकि हिंदू और मुस्लिम एक ना हो पाए। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि कर्जन को नहीं पता था कि वो अनजाने में भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। कर्जन ने अपने कई भाषणों में भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इनका मानना था कि भारत की असली भलाई अंग्रेजी शासन से ही संभव है, क्योंकि भारतीयों में कुशल प्रशासन की क्षमता नहीं है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन सोसाइटी में सत्य और नैतिकता यानी ट्रुथ और मोरालिटी का अभाव है, और यही वजह है कि अंग्रेजों का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई भी इंडियन कभी भी अपनी आज़ादी के लिए एक मंच पर ना आने पाए। वैसे दोस्तों, यहाँ आपको बताऊँ तो कर्जन ने ये सब भले ही प्लान किया हो, लेकिन उनके दांव उल्टे भी पड़े। जब बंगाल का विभाजन शुरू हुआ तो एकता में फूट नहीं पड़ी, बल्कि इस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। हिंदू मुस्लिम एकता भी मजबूत हुई, लोग एकजुट हुए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की एक छोटी सी पहल शुरू हुई। ये ऐसा पार्टीशन था जो फ्रीडम मूवमेंट की लैब जैसा बन गया। इसी वजह से इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने भी लिखा है कि कर्जन का विभाजन ही भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना, जिसने जन आधारित आंदोलन की नींव रखी।
इस तरह जिस वायसराय ने भारत को हमेशा के लिए डिवाइडेड और गुलाम रखने की स्कीम सोची, जाने अनजाने में उसने ही भारत की आज़ादी की लड़ाई को राह भी दिखाई। लेकिन क्या हर वायसराय ने देश को जाने अनजाने में अंग्रेजों के खिलाफ किया? आइए अगले वायसराय के बारे में जानकर एक अंदाजा लगाते हैं। साल 1916 में भारत के एक नए वायसराय बनते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये वही वायसराय थे जिनके टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब ये वायसराय बने तब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर में झोंकी जा चुकी थी। ये वो टाइम था जब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को यूरोप के कई देशों में जंग लड़ने के लिए भेजा गया। इंडियंस इस जंग में इस उम्मीद से शामिल हुए कि भारत को अंग्रेज या तो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि ब्रिटिश झंडे के तले आज़ादी दे देंगे, या फिर उन्हें कुछ हद तक आज़ादी मिलेगी। लेकिन चेम्सफोर्ड ने इन सैनिकों के सपनों को सम्मान देने की बजाय रॉलेट एक्ट जैसा घटिया काला कानून दिया। 1919 के इस एक्ट का एक्चुअली नेम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा गया। इस कानून ने सरकार को ताकत दी कि वो किसी भी इंडियन को बिना केस चलाए, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जेल में भी डाल सकती है और जितने दिन चाहे उतने दिनों के लिए उसे जेल में रख सकती है। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून कहा गया। चेम्सफोर्ड का एक कदम एक क्लियर कट मैसेज था कि गुलामी इंडियंस की डेस्टिनी है और आज़ादी का सपना देखना बेकार है। जाहिर है कि इस काले कानून का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह को शुरू किया। सबसे तेज ये आंदोलन था पंजाब में। इसी पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सत्याग्रह कर रहे हजारों लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। सरकार ने इस हत्याकांड के आंकड़े छिपाए, लेकिन कहते हैं कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। अब दोस्तों, हैरानी की बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक तो चेम्सफोर्ड ने इस घटना को क्रिटिसाइज नहीं किया, ऊपर से उसने डायर के दृढ़ निश्चय के लिए उसे एक तरह से समर्थन दे दिया। ये घटना एक तरह से वायसराय के शासन की इनह्यूमैनिटी और संवेदनहीनता थी, जिसने दमन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। चेम्सफोर्ड के काल में ही गांधी जी का असहयोग आंदोलन जन्मा, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना ने यह क्लियर कर दिया था कि ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, चेम्सफोर्ड ही वो वायसराय थे जिनके शासन ने जनता को दबाने की सारी हदें इस हद तक पार कर दी थी कि पूरे देश में लोग महात्मा गांधी के अहिंसक और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के सपोर्टर बन गए। अब दोस्तों आगे बढ़े तो अगले वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1936 से 1943 यानी 1943 तक भारत के वायसराय रहे। जैसे कई लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड को अमृतसर का कसाई मानते हैं, वैसे ही इनको भारत छोड़ो आंदोलन का कसाई कहा जाता है। ये उस टाइम पर वायसराय थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था और भारत की पॉलिटिकल डिमांड्स को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लिनलिथगो का पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला था बिना इंडियन पॉलिटिशियंस या फिर जनता की सहमति के बगैर सितंबर 1939 में भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक देना। लाखों भारतीय सैनिकों को जबरन युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। इसका भारत के लोगों से कोई सरोकार नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और जो प्रांतीय सरकारें थी वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक इस मौके का लिनलिथगो ने इस्तेमाल किया अपने शासन को और भी ज्यादा कठोर बनाने के लिए। इन्होंने जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज करते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लिमिट कर दिया और इसके साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। फिर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, भारतीयों की आज़ादी की मांग और तेज होती गई। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार से हर तरह की बातचीत नाकाम हो गई तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन इतना तेज था कि यह ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता था, लेकिन लिनलिथगो ने इसे कुचलने के लिए भयानक बर्बरता दिखाई। इन्होंने आदेश दिया कि कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे, इन नेताओं को रातों रात अरेस्ट कर लिया जाए। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो एक खुल्लम खुल्ला क्रूरता थी। आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की गई, हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया, प्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और पुलिस के साथ साथ आर्मी ने देश भर में आतंक का राज फैलाया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए या फिर घायल हुए, लेकिन ओरिजिनल नंबर बहुत ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई रोकने के लिए
एक बार में पूरे गांव पर जुर्माना लगाने का काम किया, जिसे कलेक्टिव फाइन्स कहा जाता था। जूडिथ ब्राउन बताते हैं कि लिलिथगो का मेन पर्पस जंग में ब्रिटेन को सेव करना था, जिसके लिए उसने किसी भी पॉलिटिकल समझौते को रद्द कर दिया। 7 साल तक वायसराय रहे लिलिथगो ने देश भर को समझा दिया कि इन कॉलोनियलिस्ट को हराना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों अपने आखिरी वायसराय पर, जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लिलिथगो को रिप्लेस करके लाया गया था। इनका नाम था लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवेल। वेवेल को एक फौजी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वायसराय जब वो बने तो उन्होंने भारत में, खासकर बंगाल में जो तबाही मचाई, वो ब्रिटिश शासन की अंतिम क्रूरता को दर्शाता है। इनके शासन की शुरुआत ही एक भयानक विपत्ति से हुई, यानी कि 1943 का बंगाल फेमाइन। बंगाल अकाल, जिसे आधुनिक भारत की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी माना जाता है, इस अकाल के दौरान करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी, मलेरिया और कुपोषण से मारे गए। यह अकाल सिर्फ सूखे के कारण नहीं था, ये चर्चिल की युद्धकालीन नीतियों और वायसराय वेवेल की प्रशासनिक अक्षमता और संवेदनहीनता का सीधा रिजल्ट था। ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर अनाज के एक्सपोर्ट को जारी रखा और अकाल वाले इलाकों में मदद नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो जंग के दौरान अनाज को कम नहीं होने देना चाहते थे। वेवेल ने शुरू में कलकत्ता की गलियों में भूखे मरते हुए लोगों की भयानक तस्वीरें देखी और लंदन से मदद मांगी, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों के प्रति घोर रेसिस्ट रवैया अपनाया और मदद भेजने से इनकार कर दिया। वेवेल ने फिर अनाज के जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करने में देरी की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं किया। इसके चलते लाखों लोग भूखे मारे गए। अब सवाल है कि क्या इन लाखों मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ सूखे पर थी या अंग्रेजी नीतियों पर? अब हिस्ट्री तो इस बात को लेकर क्लियर है कि ये एक पॉलिसी हत्या थी, पॉलिसी द्वारा की गई हत्या थी। जब भारतीय लोग भुखमरी से मर रहे थे, तब वेवेल का ध्यान केवल जंग को जीतने और भारतीयों की पॉलिटिकल डिमांड्स को दबाने पर था। ऐसे ही पॉलिटिकल मोर्चे पर वेवेल ने भारतीयों की मांगों को दबाने की पूरी कोशिश जारी रखी। इन्होंने शिमला सम्मेलन बुलाया, जो कि नाकाम रहा। इनकी डिप्लोमेसी ने हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पॉलिटिकल मतभेदों को और गहरा कर दिया। हालांकि इनके ही कार्यकाल में ही कैबिनेट मिशन आया और भारत की आज़ादी का रास्ता साफ हुआ, लेकिन वेवेल ने आखिरी टाइम तक ट्रांसफर ऑफ पावर भारतीयों के हाथ में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश की। तो दोस्तों, ये थे वो 5 वायसराय जिन्होंने भारत के लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहावत है ना कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो अपने लिए भी कब्र तैयार करता है। इन्हीं की क्रूरता ने भारत को सबसे बड़ी देन दी। जिस वायसराय ने जितना दमन किया, भारतीय जनता का संकल्प उतना ही मजबूत होता चला गया। चेम्सफोर्ड के जलियांवाला बाग ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लाखों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। लिलिथगो के अगर बर्बर दमन को देखा जाए तो उसने करो या मरो के नारे को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। इन वायसरायों ने सोचा था कि मुश्किल कानूनों, भुखमरी और गोलियों से भारतीय हमेशा के लिए डर जाएंगे और गुलाम बने रहेंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उनकी क्रूरता ने भारतीयों को यह सबक सिखाया कि ब्रिटिश शासन अन्याय और शोषण पर टिका हुआ है और इस शासन को खत्म करने के लिए एकजुट स्ट्रगल ही एकमात्र उपाय है। यहीं से नेशनल मूवमेंट और मजबूत हुआ, जिसने आगे चलकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 5 क्रूर वायसरायों की। पिछले वीडियो में कमेंट में मुझे किसी ने कहा कि भाई अंग्रेज़ों ने तो अच्छे काम भी किए थे, बुरे काम भी किए थे। जी हाँ, अंग्रेज़ों ने अच्छे काम किए थे, लेकिन उनका जो मोटिव था वो इंडियंस को फ़ायदा पहुंचाना नहीं था। इसको कहते हैं कि आप एक काम करने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दूसरे को भी उसका थोड़ा फ़ायदा मिल गया। दोस्तों, ये थे वो 5 क्रूर वायसराय। बाकी तो सभी ने, जितने भी वायसराय थे, सभी ने कुछ ना कुछ इस तरह के काम किए, लेकिन मेरे हिसाब से इस लिस्ट में 5 लोग सबसे क्रूर थे। अब आपके हिसाब से और कौन कौन से क्रूर वायसराय थे, अपनी लिस्ट या अपने नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।